हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड टेस्ट मैच प्रीव्यू। लॉर्ड्स में होने वाला है। बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत सारी बातें इसको लेके हो रही हैं। अब तक जो पिच की इमेजेस आई हैं वो बिल्कुल ग्रीन टॉप लग रहा है, बट अगर आपको याद हो हेडिंगली से पहले भी ऐसी ही इमेजेस आई थी। जनरली जितनी गर्मी पड़ रही है उसे चलते हैं ऑलमोस्ट जो ये शेविंग होती है पिच की वो लास्ट टाइम पे ही होती है। पर हाँ, इंग्लैंड मैनेजमेंट ने थोड़ा सा इंटरेस्ट तो दिखाया कि इस बार उतनी फ्लैट विकेट वो नहीं चाहते। तो मुझे लग रहा है लॉर्ड्स में कुछ ऐसी विकेट होगी जहाँ पे 1 या 2 दिन थोड़ी थोड़ी हरकतें करेगी पिच, और जैसा कि हमने WTC फाइनल में भी देखा, और तीसरे, चौथे और पांचवें दिन रिलेटिवली बैटिंग थोड़ी करनी फ्लैटर कंडीशंस में ईजी हो जाएगी, और पांचवें दिन पे जो थोड़ा अनइवन बाउंस एंड ऑल आता है वो रहेगा। पर लॉर्ड्स में आप सबको याद है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्लोप का। तो यहाँ पे जब पवेलियन एंड से हम आते हैं तो स्लोप इस तरह से आती है, राइटी के लिए बॉल पड़ के नेचुरली अंदर की तरफ आने की कोशिश करती है। और जब हम दूसरे एंड से चलते हैं, नर्सरी एंड से, तो स्लोप इस तरह से है, तो बॉल राइटी के लिए पड़ के सीधा बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो डाउनहिल हो गया और इस तरह से कहानी हो जाती है दोनों एंड से चलते हुए। मतलब अगर मैं इसे फ़ोन को अगर ट्रीट कर रहा हूँ तो अगर ये पिच है तो पवेलियन एंड से कहानी ऐसी हो जाएगी। अगर यहाँ बैटर खड़ा है तो बैटर के लिए बॉल पड़ के इधर आने के चांसेस होंगे, और नर्सरी एंड से कहानी ऐसे हो जाएगी, यहाँ बैटर खड़ा है और अगर यहाँ से बॉलर बॉल कर रहा है तो बॉल जनरली स्लोप इस डायरेक्शन में जाती है। तो ये डिफरेंस है जो वहाँ पे हम इनकाउंटर करने वाले। तो उसके कारण हमेशा कोलैप्सेस के चांसेस बहुत रहते हैं। हमने WTC फाइनल्स में भी ये देखा था कि 4 में से 3 इनिंग्स में, इनफैक्ट एक इनिंग्स थी जहाँ पे टेल ने थोड़ा सा किया था, बट एक कोलैप्सेस हुए थे। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। टीम कॉम्पोजिशंस क्या हो सकती हैं? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा होलसेल चेंजेस होंगे इंडियन टीम में। मुझे लगता है कि अभी जो क्वेश्चन बन गया कि 8 तक बैटिंग खिलानी है, इसे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करेंगे। तो फिर से जडेजा और सुंदर ही खेलेंगे और साथ में नीतीश कुमार रेड्डी हो सकते हैं, या उनकी जगह शार्दुल ठाकुर आ जाए। उनके भी चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं। या एक प्रॉपर बैटर पुश हो सकते हैं 8 मैक्स। वो हो सकता है कि आपको लगा कि आपको शायद नीतीश कुमार रेड्डी की बॉलिंग की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे मे बी आप साई सुदर्शन को बीच में पुशन कर लें। उससे सिवा मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा फर्क होगा। कुलदीप का फिर से यहाँ पे खेलना बहुत कम चांसेस लग रहा है, क्योंकि इंडिया का जो कंफर्ट बन गया 8 तक बैटिंग वाला, मुझे लग नहीं रहा कि उसे वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। हाँ, एक चेंज होगा कि प्रसिद्ध कृष्णा या सिराज में से जो लग रहे हैं कि इस मैच में रेस्ट करने लायक हैं, उनकी जगह बुमराह आएंगे। अगर सिराज फिट है तो डेफिनेटली वो खेलेंगे, बट बैक टू बैक 2 टेस्ट मैचेस के बाद अगर लगेगा कि हल्के बुल्के कोई निगल्स हैं, कुछ है, तो फिर शायद प्रसिद्ध के साथ बुमराह और आकाशदीप होंगे। तो ये कहानी हो सकती है। आइडल सिनारियो में इंडिया चाहेगा कि सिराज, आकाशदीप और बुमराह खेलें, और साथ में जडेजा और सुंदर उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हो जाएं। तो ये कहानी रहेगी। कुलदीप होते डेफिनेटली एक आपको एज मिलता है, बट बहुत कम चांसेस है कि इंडिया 7 बैटर्स के साथ जाएगी। इंडिया 8 के साथ ही जाएगी। वो उनको एक कंफर्ट कुशन मिला हुआ है, उससे वो कॉम्प्रोमाइज़ इतनी जल्दी करेंगे नहीं। और हाँ, अगर पिच थोड़ी और स्पाइसी है तो वहाँ पे फिर और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी बैटिंग के अंदर थोड़ी और डेप्थ हो। इंग्लैंड के लिए भी बातें उठी हैं। बेथल की बात हुई है कि बेथल को खिलाया जा सकता है। एक चीज़ है, क्या इंग्लैंड बशीर को रेस्ट करके वहाँ पे बेथल को खिलवाए? क्योंकि बेथल लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन भी कर लेते हैं, पर एक पार्ट टाइमर से एक्सपेक्ट करना कि वो इतने ओवर्स कर पाएंगे वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर हाँ, थोड़ी उनकी बैटिंग में गैप दिखा है, बिकॉज 2 प्लेयर्स, जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक को अगर पिक्चर से बाहर निकाल दें तो बाकियों का कलेक्टिवली 180 रन आए हैं, और वो काफ़ी कम हो जाते हैं। 11 के एवरेज से भी उन्होंने स्कोर नहीं किया उन 17 विकेट्स ने। तो वो एक कंसर्न है। मुझे लगता है होलसेल चेंजेस बैटिंग में अभी होंगे, क्योंकि जैक क्रॉली के साथ भी एक ऑलमोस्ट डबल 100 की ओपनिंग पार्टनरशिप आ चुकी है। वहाँ पे ओली पॉप के बल्ले से भी 100 आ चुका है। तो आप एकदम से उन्हें चेंज होते शायद ना देखें। तो बैटिंग मोरलेस यही रहेगी। बॉलिंग में 2 उनके पास ऑप्शंस हैं। जोफ्रा आर्चर मुझे लग रहा है कि क्लियरली वापस आएंगे, वो खेलेंगे। काफ़ी सालों बाद उनका रिटर्न हो रहा है। वो जॉश टोंग या ब्रेंडन कार्स में से किसकी जगह आते हैं वो देखने लायक होगा। दोनों में से जो फिट होंगे वो खेलेंगे। ब्रेंडन कार्स लगा कि थोड़ा सा टो का उनका निगल है, तो उनकी जगह जोफ्रा आर्चर आ सकते हैं। और गस एटकिंसन भी स्क्वाड में ऐड हो चुके हैं, पर ज़्यादा फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस पिछले कुछ महीनों में नहीं है। जब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वो हैमस्ट्रिंग इशू आया, उसके बाद से कुछ ज़्यादा नहीं खेले हैं। तो ऐसे में इंग्लैंड 2 ऐसे बॉलर्स के साथ रिस्क लेना चाहेगा, जोफ्रा आर्चर और एटकिंसन, जिनका ज़्यादा फर्स्ट क्लास एक्सपोजर रिसेंटली नहीं है। वैसे बात की जाए तो एटकिंसन के लिए ये बहुत बड़ा हंटिंग ग्राउंड है। 2 इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस वो खेल चुके हैं। पहला उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेला था, वहाँ पे 7 विकेट हॉल और 5 विकेट हॉल लिया था, टोटल 12 विकेट्स। और श्रीलंका अगेंस्ट भी एक 5 विकेट हॉल और एक 2 विकेट हॉल लिया था, तो टोटल 19 विकेट्स वो 10 की एवरेज से 2 टेस्ट मैचेस में ले चुके हैं। और
इसके साथ साथ श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने एक रनर बॉल 100 भी स्कोर किया था, तो काफ़ी बड़ा हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है उनका। वोक्स की भी कुछ ऐसी कहानी रही है लॉर्ड्स में, तो मुझे लगता है कि वोक्स को रेस्ट किया जाएगा, उनके खेलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। 2018 में भी वोक्स ने इंडिया के अगेंस्ट इसी ग्राउंड पे 100 भी स्कोर किया था, तो वो काफ़ी सारी मेमोरीज उनकी याद होंगी, इसके चलते उन्हें खिलाया जाएगा। तो इंग्लैंड का जो बैटिंग कॉम्पोजिशन है वो मेरे हिसाब से सेम ही रहेगा इंडिया की तरह, और ये चेंजेस हो सकते हैं। तो प्लेइंग 11 क्या हो सकते हैं एक बार क्विकली देख लेते हैं दोनों के। इंडिया के लिए केएल राहुल जायसवाल ओपन करेंगे, 1 डाउन मुझे लगता है अभी भी करुण नायर को एक और चांस मिलेगा। शुभमन गिल बहुत ही अमेजिंग फॉर्म में कंटिन्यू करना चाहेंगे। लॉर्ड्स में 100 हमेशा एक एशियन प्लेयर के लिए ड्रीम होता है, किसी भी प्लेयर के लिए ड्रीम होता है। 5 पे पंत, 6 पे नीतीश कुमार रेड्डी या किसी और एक प्लेयर को स्लॉट इन करें, वो देखने लायक होगा। नंबर 7 पे जडेजा, अगर नीतीश कुमार रेड्डी 7 पे आते हैं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा। जडेजा का फॉर्म बेटर है तो नंबर 6 पे आइडली जडेजा होने चाहिए, और नंबर 8 पे वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 9 पे आकाशदीप, नंबर 10 पे बुमराह, नंबर 11 पे सिराज। ये मेरे हिसाब से होगा, और अगर सिराज नहीं लग रहा है फिट है तो शायद उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा ही खेलेंगे, बिकॉज एकदम से अर्शदीप को लेके आएंगे तो सारे चेंजेस करेगी इंडिया विनिंग कॉम्बिनेशन में, उसके चांसेस मेरे हिसाब से थोड़े कम है। इंग्लैंड के लिए फिर से मुझे लग रहा है कि आपको डकेट और जैक रॉली ओपन करते देखेंगे। 1 डाउन ऑली पॉप, 2 डाउन जो रूट, उनके बल्ले से रन आने ज़रूरी है, पर लॉर्ड्स उनका भी हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा है। यहाँ पे 2000 से ज़्यादा रन, 54 से ज़्यादा की एवरेज पे स्कोर किया और हमेशा अच्छा करते आए हैं। नंबर 5 पे हैरी ब्रुक, बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं सीरीज़ में वो। और नंबर 6 पे मेरे हिसाब से जेमी स्मिथ को प्रमोशन मिलना चाहिए, उनकी बैटिंग फॉर्म बड़ी है, इंग्लैंड के टॉप स्कोरर भी हैं सीरीज़ के। और उसके बाद नंबर 7 पे फिर स्टोक्स ज़्यादा सूट करते हैं। नंबर 8 पे वोक्स, नंबर 9 पे अगर ब्रेंडन कास फिट है तो वो होंगे, नहीं तो वहाँ पे फिर आर्चर। और अगर नंबर 9 पे आप अभी के लिए ब्रेंडन कास को फिक्स कर रहे हैं तो नंबर 10 पे आर्चर, नंबर 11 पे शोएब बशीर हो जाएंगे। और अगर ब्रेंडन कास नहीं फिट है तो उनकी जगह मुझे लगता है कि जॉश टोंग खेलेंगे। ये लग रहा है एटकिंसन के आने के चांसेस मुझे थोड़ा कम लग रहा है, वो इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा बड़ा रिस्क हो जाएगा। आप थोड़े से अंडरडन 2 बॉलर्स को खिला रहे हैं, वो ज़्यादा बड़ा रिस्क होगा। हो सकता है इंग्लैंड वो भी करे, बिकॉज डेस्परेट कंडीशन है उनके लिए, उन्हें यहाँ पे अब कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। मैचअप्स के ऊपर आ जाते हैं, काफ़ी सारे की मैचअप्स हैं, बहुत सारे ब्रिलियंट मैचअप्स। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का जनरली जो टॉप 7 बैटर्स रहेंगे इंग्लैंड के, उनके अगेंस्ट क्या मैचअप्स हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले ओपनर जो है डकेट, वो आकाशदीप से बहुत ट्रबल हुआ है। पिछले 24 गेंदों में 9 रन देके 3 बार पवेलियन का रास्ता दिखाया आकाशदीप ने, तो सिर्फ 3 की एवरेज से वो आकाशदीप के अगेंस्ट स्कोर कर पाते हैं। इंग्लैंड में सिराज ने डकेट को उतना तंग नहीं किया, पर जैक क्रॉली को बहुत तंग किया। जैक क्रॉली को 37 रन देके 3 बार आउट कर चुके हैं, तो 12 की एवरेज से ही वो इंग्लैंड में सिराज के अगेंस्ट स्कोर करते हैं। ऑली पॉप भी आकाशदीप का बहुत ज़्यादा शिकार हो चुके हैं। अब तक टोटल उन्होंने 20 गेंदें आकाशदीप से खेली हैं, जिसमें 15 रन स्कोर किए हैं और 3 बार पवेलियन जा चुके हैं, मतलब कि 5 के एवरेज से वो आकाशदीप के अगेंस्ट स्कोर करते हैं। जो रूट के ओल्ड नेमेसिस बुमराह वापस आएंगे इस मैच में, 10 बार पवेलियन का रास्ता दिखा चुके हैं, 29.6 की एवरेज उनके अगेंस्ट रन स्कोर करते हैं, जो कि एक अच्छा हेल्दी एवरेज नहीं है। नंबर 5 हैरी ब्रुक को भी इस सीरीज़ में आकाशदीप ने तंग किया है, 29 रन दे के 2 बार उन्हें आउट किया है, तो 14.5 की एवरेज से ही सिर्फ उनके अगेंस्ट रन कर पाए हैं। स्टोक्स जो नंबर 6 पे अभी खेल रहे हैं, उनको अगर देखा जाए तो जडेजा उनको 7 बार आउट कर चुके हैं, 21 के एवरेज से वो फिर से रहेगा। और दिखा है कि जब रफ बन जाते हैं तो जडेजा को वो ऑलमोस्ट क्लूलेसली खेल रहे होते हैं, तो उस चीज़ को जडेजा फिर से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे लग रहा है कि जडेजा का बॉलिंग फॉर्म भी वापस आ रहा है। नंबर 7 पे जेमी स्मिथ है, उनके लिए अभी कोई बहुत अमेजिंग एज सच कोई ट्रैप एग्जिस्ट नहीं करता है। थोड़ा शॉर्ट बॉल ट्रैप है जहाँ पे वो 2 बार फंस चुके हैं सीरीज़ में, उसे इंडिया फिर से एक्सप्लॉइट करना चाहेगी। वोक्स को भी बुमराह ने तंग किया है, बुमराह ने 2 बार उन्हें पवेलियन भेजा है, 20 रन की एवरेज पे बुमराह के अगेंस्ट स्कोर किया उन्होंने, वो भी एक इंटरेस्टिंग मैचअप रहेगा। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के पास भी इंडिया के टॉप 7 के लिए बहुत सारे प्लान्स हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे जायसवाल को 2 बार अब स्टोक्स ने आउट किया है, 20 रन देके 2 बार, मतलब 10 की एवरेज से स्कोर किया, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी रहेगी कि स्टोक्स अगेंस्ट थोड़े से वनरेबल दिखे हैं। ब्रेंडन कास अगर खेलते हैं तो उन्होंने दोनों को, करुण नायर और केएल को काफ़ी तंग किया है। केएल को भी 2 बार पवेलियन भेज चुके हैं और करुण नायर को भी काफ़ी ज़्यादा तंग किया, उनको भी 2 बार ऑलरेडी पवेलियन भेज चुके हैं। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैचअप रहेगा, जिसे देखने लायक होगा कि किस तरह से इंग्लैंड यूज़ करती है।
नंबर 4 पे शुभमन गिल के अगेंस्ट एक बॉलर इस सीरीज में फिर भी थोड़े कामयाब रहे हैं शोएब बशीर। रन्स बहुत पड़े हैं, शोएब बशीर ने उनको टेस्ट करियर में 4 बार आउट किया है, पर 72 की एवरेज से। ऋषभ पंत को भी 3 बार आउट कर चुके हैं, पर उनके अगेंस्ट भी 47 का एवरेज है, 47 रन्स। बट 3 जो डिसमिसल्स आए हैं अब वो रिलेटिवली आप कह सकते हैं कि छोटे क्लस्टर में आए हैं, बिकॉज फर्स्ट टेस्ट मैच की सेकेंड इनिंग्स और इस टेस्ट मैच में ज़्यादा ऋषभ ने उतना नहीं किया, 90 रन मारे हैं, तो 2 बार उनको यहाँ पे भी आउट किया। तो 3 पिछले डिसमिसल्स थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर है ऋषभ के लिए, कि जब ओवर द टॉप मारने जा रहे हैं तो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ रीजन में वो बार बार आउट हो रहे हैं उनके अगेंस्ट। इसको थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जडेजा की बात की जाए तो जडेजा को जॉश टोंग ने इस सीरीज़ में तंग किया, 2 बार आउट किया, और 19.5 की एवरेज से ही जडेजा सर उनके अगेंस्ट स्कोर कर पाए हैं। और सुंदर को दूसरी बार रूट ने इस सीरीज़ में आउट किया, एक बार इस सीरीज़ में और एक बार 2021 में भी आउट किया था, तो उनको भी तंग किया। सिर्फ 20 की एवरेज से रूट के अगेंस्ट रन कर पाते हैं। तो ये कुछ मैचअप्स हैं जिसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहेगी इंडियन टीम भी, और इंग्लैंड भी इसे थोड़ा हैंडल करना चाहेगी। करना क्या चाहिए यहाँ पे लॉर्ड्स में, मुझे लग रहा है स्टार्टिंग में थोड़ी सी हेल्प रहेगी, और जैसे जैसे मैच आगे प्रोग्रेस करेगा तो पिच थोड़ी फ्लैट होगी। तो अगर आप टॉस जीत के फील्डिंग डिसाइड करते हैं तो आपको पहले 1-2 सेशंस को काउंट करवाना पड़ेगा। आप वहाँ पे गलतियाँ नहीं कर सकते, आप वहाँ पे ऐसी कोशिश नहीं कर सकते कि आप डिफेंसिव अटैक्स के साथ जाएं और उसके बाद फिर वेटिंग गेम खेलें, जो इस टेस्ट सीरीज़ में अभी तक इंग्लैंड ने करके दिखाया है। इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पवेलियन एंड से आकाशदीप भी अच्छी बॉलिंग करेंगे, उनके लिए बॉल नेचुरली स्लोप के साथ अंदर आएगी। बुमराह को वो एंड पसंद है, पर मुझे लगता है बुमराह दूसरे एंड से भी इफेक्टिव रह सकते हैं। तो ओवरऑल बॉलिंग यूनिट वाइज अभी करंट फॉर्म के हिसाब से देखें तो इंग्लैंड बॉलिंग यूनिट थोड़ा पीछे लग रहा है इंडिया से, और बैटिंग दोनों ने मोरलेस काफ़ी अच्छी की। हाँ, पिछले टेस्ट मैच में इंडियन बैटिंग यूनिट थोड़ी ज़्यादा फॉर्म में दिखी है। मैं काफ़ी ज़्यादा बैक करना चाहूँगा इंडियन टीम को, बिकॉज लॉर्ड्स में जो पिछले 3 टेस्ट मैच खेले उनमें से 2 इंडिया जीती है, जो कि काफ़ी बड़ा आई थिंक एक मैसिव एडवांटेज इंडिया को है कि यहाँ पे हमारी हिस्ट्री अच्छी है। 2021 में जब हम खेलने आए थे यहाँ पे, तो सबको याद होगा वो विराट कोहली की लाइन, द 60 ओवर्स ऑफ हेल, जो 4 साल तक हमारे कानों में गूंजती रही है। तो वैसा सा कुछ परफॉर्मेंस करने की कोशिश होएगी, और उम्मीद करते हैं कि इंडियन टीम कंप्लीसेंट ना हो अपनी विक्ट्री के साथ, और लॉर्ड्स को जीत के 2-1 की लीड के साथ इस सीरीज़ में आगे जाए। तो बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।